डू इसे देखते हुए कहता कैंग कैंग ये क्या बकवास है। हाइपरियन कहता सुपर ह्यूमन व्हाइट कैप। कैंग कहता तुम दोनों जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। और उन दोनों को डर से पसीने तक छूट रहे होते हैं और डू इतना ज्यादा डर जाता है कि उनको वो सभी पल याद आने लगते हैं जब इन ह्यूमन पहली बार स्कूल पे अटैक किया होता है। कैंग कहता डू पीछे मुड़कर मत देखो और भागो। क्या तुम मेरे लिए ऐसा कर सकते हो। लिम कहता हाँ लेकिन अगर मॉन्स्टर हमारे पीछे आया तो। कैंग कहता ये तो नामुमकिन है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और कैंग काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए हाइपरियन के पास पहुंच जाता है और उस पर अटैक कर देता है जिससे वहां से जबरदस्त शॉक वेव निकलता है। वो दोनों काफी तेजी से भागने लगते हैं। ली अपने मन में कहता सीट ये क्या बकवास था। और डू भी कह रहा था ओ गॉड ये नहीं हो सकता, मैं तुमसे बचना चाहता हूँ, मुझे सच में माफ कर देना कैंग। यंग माउंटेन पे शैडो को देखते जहाँ पे हाइपरियन आके टकराता है विलिम भी आके अटैक कर देता है जिससे वहाँ पे जबरदस्त धमाके होते हैं और माउंटेन के टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। तो वो दोनों काफी स्पीड से वहाँ से बाहर आ जाते हैं। कैंग दोबारा उस पर अटैक करने के लिए तैयार रहता है। हाइपरियन कहता है ये शख्स और वो भी पंच बना लेता है, साथ ही लिम भी अपना पंच मारता है। उन दोनों को पंच के टकराने से जबरदस्त शॉक वेव निकलता है और उन दोनों के पावर आपस में क्लैश करने लगते हैं। यहाँ तक कि पूरा आइलैंड ही उन लोगों के एनर्जी से कवर होने लगता है। दूसरी तरफ वो बंदा कह रहा होता अली और मैं हम कई अलग अलग कंपटीशन में शामिल थे जैसे स्ट्रॉन्ग मैन कंपटीशन। हमने ये काम करने के लिए कई सारे देश की ट्रेवल की। हमारे ट्रेवल की दौरान हमें सुपर ह्यूमन से मिलने में किस्मत साथ देने लगी। मुझे याद है उस समय से पहले मैं बहुत गरीब आदमी था, फिर मैं अपने देश कोरिया आ गया एक आर्म रेसलिंग कंपटीशन करने के लिए। जब लिंग कैंग जीता तो मुझे शक हुआ कि वो सुपर ह्यूमन हो सकता है। मुझे ये तय करना बहुत मुश्किल लगता है कि कोई सुपर ह्यूमन है या नहीं, खासकर जब अली साथ ना हो। अली और मैं हमेशा मिलकर इवेंट करते हैं, लेकिन जब मैंने उसे कहा कि हम कोरिया में इवेंट करेंगे तो उसने कहा कि वो नहीं आ पाएगा। उसने कहा शायद अगली बार वो मेरे साथ आएगा। ग्रैंड मास्टर कहते हैं और शायद तुम्हारा आखिरी चांस था किसी सुपर ह्यूमन से जुड़ने का। तभी वहां तक भी शॉक वेव पहुंच जाते जिससे वो दोनों काफी हैरान होते हैं और वो बंदा कहता सर अर्थक्वेक जरूर आएगा। ग्रैंड मास्टर बाहर आते हुए कहते हैं एड्यूक। दोनों स्टूडेंट कहते हैं हाँ मास्टर। ग्रैंड मास्टर कहते हैं क्या तमाशा चल रहा है, ये क्या हिल रहा है। तभी पूरा एकेडमी ही हिलने लगता है। वो कहता फिर से। एड्यू कहता लेकिन मास्टर हमने कुछ नहीं किया, हमने अभी अभी तेज हवा का झोंका महसूस किया, फिर अचानक धरती कांपने लगी। ग्रैंड मास्टर कहते सभी लोग सुनो, जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसे रोको और अभी तहखाने में चले जाओ। एड्यूक मेहमान को भी ले जाओ और तुम मेरे स्टूडेंट की बात मानो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है, हमें अभी जो करना है वो सभी को सेफ रखना है। बाहर मत आओ जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। एड्यूक कहता मास्टर और जाते हुए कहते ये फीलिंग मुझे मत बताओ। पॉटर बताने लगती है आज तक की ऑस्ट्रेलिया की स्थिति अभी भी क्लियर नहीं है। अमेरिका के अनुसार वो अभी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एरिया से ज्यादा लोग सेफ रहे और वहाँ से उन्हें ले जाया जाए। और हम एक फैमिली को देखते हैं जो शायद वेकेशन पे आए होते हैं। इसमें से एक लेडी कहती है ओपा ये क्या था। और कोरिया में ओपा या तो भाई को या कोई तुम्हारा फेवरेट मर्द हो उसे कहा जाता है। वो बंदा कहता ऐसा लगता है जैसे कहीं पर अभी अभी जोरदार भूकंप आया है, मैंने भी एक तेज आवाज सुनी। अभी हम देख तो ऊपर से हाइपरियन वहीं पे गिर रहा होता है, उनके खाने पे आके गिरता है जिससे वो बंदा काफी हैरान होता है। देखते बच्चे की तरफ भी एक चीज आ रहा होता है जिससे वो लेडी काफी हैरान होती है, अपने बेटे को आवाज लगाती है। हाइपरियन भी आगे बढ़ते हुए इस चीज को पकड़ लेता है और उस बच्चे को बचा लेता है और उसे अपने हाथों से मसलने लगता है। तो दोनों काफी हैरान इसके थे क्या। हाइपरियन वहाँ से काफी स्पीड से गायब हो जाता है और वो लेडी अपने बेटे की तरफ जाने लगता है और वो बच्चा कहता मम्मी। वो लेडी कहती क्या तुम ठीक हो। और वो बंदा हाइपरियन को जाते हुए देख रहा होता है और कहता क्या दुनिया क्या ये वही थी। हाइपरियन आगे बढ़ते हुए दोबारा लिम के सामने लैंड करता है, उससे कहता बहुत ही अच्छे, मैंने सोचा था कि तुम मुझसे कहीं छिपने का चांस लो लेगे। अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है और कहता है लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारे बारे में मेरी भविष्यवाणी बिल्कुल गलत थी। तो शॉट भी उसके बॉडी से निकलने लगता है और कहता है यह हैरान करने वाली बात है, अब देखते हैं हम में से कौन हेवन की झलक पाने वाला पहला शख्स होगा। ग्रैंड मास्टर भी काफी स्पीड से आगे बढ़ रहे होते हैं और वहाँ पे पहुँचते हुए कहते हैं क्या। एपिरियन भी ग्रैंड मास्टर को देखता है और साथ ही कैंग भी कहता है ग्रैंड
ग्रैंडपा अभी यहाँ से चले जाओ, ये इनह्यूमन। ग्रैंड मास्टर कहता है हाइपीरियन, जिससे कैंग काफी हैरान होता है। ग्रैंड मास्टर कहता है हाँ हाइपीरियन ठीक है, शायद मैं तुम्हें याद नहीं, लेकिन मुझे यकीन है मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे तरह से याद करता हूँ। ग्रैंड मास्टर से पहली बार लड़ाई किया होता और कहता है तुम यहाँ से चले जाओ और अपने फ्यूचर का पीछा करे। प्रेजेंट में ग्रैंडपा कहता तुमने मेरी जान बचाई उस सफेद बाल वाले इनह्यूमन के खिलाफ, और मेरा मानना है कि तुमने ऐसा किस रीजन से किया, तो प्लीज मुझे बताओ हाइपीरियन, क्यों, क्या तुम कैंग के पीछे हो? हाइपीरियन का शॉट जमीन में धंस जाता और कहता सुपर ह्यूमन मुझे बताओ तुम सच में क्या करते हो मुझे इस रूप में देख के, जिसे वो दोनों काफी हैरान होते हैं। ग्रैंड मास्टर कहते हैं हम सब एक समान हैं, मुझे पता है कि तुम्हारी नजरों से हम तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन अपने मन में कहता ये अच्छा नहीं लग रहा है। हाइपीरियन कहता अगर ऐसा नहीं है फिर मैं तुम्हें किस रूप में देखूं, और बताया जाता मैं काफी क्यूरियस हूँ। अब जब मैं यहाँ हूँ बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे बताओ, हर इंसान की किस्मत वाली फाइट करीब आ रही है और मेरी तो बिल्कुल सामने, लेकिन लगता है कोई मेरे रास्ते में खड़ा है, मेरी फाइट को रोकने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ देखते बेस्लाव का पंच आगे बढ़ता है, जिसे अली देखता है। बेस्लाव जाके अली से लिपट जाता है, अली के बॉडी से भी ब्लड निकलने लगता है, जिससे वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है और बेस्लाव उसे पीछे की ओर फेंक देता है, जिससे अली घिसकते हुए पीछे की ओर जाता है और खुद को संभालता है। फिर वो खड़ा होने लगता है। बेस्लाव काफी गुस्से में होता है, अपने हाथों को देखते हुए कहता है ये क्या है, और अपने मन में कहता है ये अजीब था, ऐसा लगता है कि जब मैंने उसे मारा तो मेरा हमला कमजोर था। अली भी बेस्लो की ओर बढ़ने लगता है और बेस्लो के पेट में जाकर जबरदस्त पंच मारता है। बेस्लो भी अली के फेस पे पंच कर देता है और कहता फिर से, वो दोनों एक दूसरे को मारने के लिए पंच बनाते हैं और वो दोनों एक दूसरे पर लगातार पंच बरसाने लगते हैं। लेकिन अली की तरफ हम कुछ मैजिक सर्कल को देखते हैं, तभी दोनों का अटैक एक दूसरे के फेस पे लगा होता है और वो दोनों दोबारा लड़ने लगते हैं और वहाँ से जबरदस्त एनर्जी निकलने लगती है। इधर किरिलो और दानियांग क्यों विक्टर के पास होते हैं। दानियांग कहती है बिल्कुल नहीं, मुझे लगा कि हम रेंज से बाहर है। किरिलो कहता हाँ, वो एक बाल बच गए, शुक्र है कि हम उन लोगों के हाथों मारे नहीं गए। तभी डेफनी कहती है तुम लोग, जिसे वो दोनों डेफनी को देखते हैं। किरिलो कहता हम आप सबका हलचल जानने के लिए यहाँ आए हैं, शुक्र है कि हम अभी बैटल फील्ड के बाहर हैं। मेरा नाम किरिलो लव है। और दानियांग अपने मन में कहती ये पहली बार है जब मैं उनसे मिल रही हूँ, और कहती दानियांग। स्कॉच कहता समझा, मेरा नाम स्कॉच है, और अपने मन में कहता है उसने उस इनह्यूमन को बांध दिया, क्या वो आलिया की तरह सुपर ह्यूमन है। डेफनी कह रही है तुम लोग, लगता है बहुत कुछ सहना पड़ा है। जैसा कि तुम देख सकते हो जेनी और आलिया अच्छी सिचुएशन में नहीं है, और मेरा नाम डेफनी है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। दूसरी तरफ एकेडमी का सीन देखते हैं और वो लोग तहखाने में चले जाते और कहते हैं यहाँ तो धूल है। दूसरा कहता हम यहाँ सेफ रहेंगे, वो एक वेंट है इसलिए चिंता मत करो। दूसरा कहता लेकिन मुझे यहाँ कोई वेंट नहीं दिख रहा है। वो कहता सच में? रेफरी अपने मन में कहता क्या हम सच में सेफ है? एक स्टूडेंट कहता ऐसा लगता है जैसे बल्ब अब काम करना बंद कर रहा है, और वो बंदा बल्ब को चेक करने लगता है। एक रेफरी को देखता है, रेफरी कहता मैं बस चाहता हूँ ये सब क्या हो रहा है, और वो लोग तहखाना का खोल के सभी लोगों को बुलाने लगते हैं। एक बंदा कहता इससे पहले भी बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, हमारे कई सारे मेंबर इनह्यूमन के हाथों घायल हुए या मारे गए, इसलिए सेफ रहे और ऐसा दोबारा ना होने दे। हमें ऐसे खतरे से बचने के लिए अपना जगह खाली कर देंगे। रेफरी कहता मैं समझ गया, सॉरी यूं ही अचानक पूछने के लिए। वो कहता इसकी चिंता मत करो, सवाल पूछने में कुछ भी गलत नहीं है, इतना फॉर्मल होने का भी कोई जरूरत नहीं है। ये खुद मास्टर ही थे जिन्होंने खाली करने को कहा था, तो इस बात की पूरी संभावना है कि सचमुच कुछ गंभीर हो रहा है। फिलहाल मुझे लगता है कि ये खतरनाक होगा, इसलिए हमें इस तरह चूहे की तरह बिल में रहना होगा। फिर भी मैं सोच रहा था कि तुमने और मास्टर ने क्या बात की, तुम लोग बहुत ही सीरियस लग रहे थे। रेफरी कहता हम तो बस अपने दोस्त के बारे में बात कर रहे थे। दूसरी तरफ बेस्लाव अली के फेस पे जबरदस्त पंच मारता है। इस बार भी मैजिक सर्कल से उसका असर कम हो जाता है। अली पीछे की ओर जाने लगता है और जाके एक बिल्डिंग से टकराता है। बेस्लाव भी उसका ही पीछा कर रहा होता है।
जैसे अली रुकता है, बैसलो उसी के ऊपर होता है, उसके बॉडी पे जंप करता है, जिससे वहां की जमीन भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और बैसलो उसके बॉडी पे खड़ा होता है, लेकिन अली बैसलो को घूर के देख रहा होता है, और अली बैसलो के पैर को पकड़ लेता है और उसको उठाते हुए पूरी जान लगा देता है, उसके जमीन पे पटक देता है, जिससे बैसलो जमीन से टप्पा खाते हुए उछल जाता है। तभी अली के बॉडी पे हम एक आर्मर को देखते हैं। बैसलो देखते हुए कहता है, अच्छा ऐसा है तो इसलिए। दूसरी तरफ एकेडमी का सीन देखते हैं, बंदा कहता है सबसे स्ट्रॉन्ग सुपर ह्यूमन। रेफरी कहता है हाँ ये बस मेरी आदत है उसके बारे में बात करने के लिए। एड्यूक अपने मन में कह रहा था सबसे पावरफुल सुपर ह्यूमन, ये मास्टर के बारे में बात कर रहा होगा। एक बच्चा कहता है सबसे पावरफुल वो सुपर ह्यूमन, मुझे हैरानी है कि उसके पास क्या पावर है, क्या वो एक बार में एक पेड़ काट सकता है। और हम फ्लैश बैक देखते हैं जिसमें अली को देखकर वो कहता है इमोर्टल आर्मर आ जाओ, और हंसने लगता है। तभी रेफरी उसके पीठ पे पंच मारता है, और रेफरी का नाम टोनी होता है, जो कहता है क्या हैक है, ऐसा लगता है कि ये आपके लिए कुछ भी नहीं था। अली कहता खैर ये ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा पंच एक मक्खी के साइज का है, चलो भी। अपने फेस पे खुद ही पंच मारता है, और अली के फेस पे भी उसी तरह मैजिक सर्कल आ जाता है जैसे अभी इनह्यूमन अली के पास होता है। और अली बताता जब मैं इमोर्टल कवच का यूज करता हूँ तो आप इसे अपने आंखों से नहीं देख सकते, हालांकि इनविंजिबल आर्मर मेरे बॉडी को घेरी हुई है, तुम इसे देख सकते हो जब मेरी बॉडी अपने लिमिट तक पहुँच जाएगी। देखो अब जब ये लिमिट तक पहुँच गया है तो तुम सच में इसे देख सकते हो। टोनी कहता लेकिन इसका सुपर ह्यूमन होने से क्या संबंध है। अली कहता बेवकूफ, ये तो तय है कि मैं मरूंगा नहीं। टोनी कहता सबसे पावरफुल सुपर ह्यूमन सेंट पैरल को कहा जाता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उससे जीत सकते हो। अली हंसते हुए कहता मैं किसी सुपर ह्यूमन से क्यों लड़ूंगा, तुम्हारा तो सचमुच दिमाग ही खराब हो चुका है। टोनी कहता अली हम अगली होस्ट कहाँ करने जा रहे हैं। अली कहता चलो अर्जेंटीना चले। और प्रेजेंट में टोनी बता रहा होता है वो बैटल के दौरान अपने पूरे बॉडी को स्ट्रॉन्ग आर्मर का यूज कर सकता है, उसके बॉडी पे मौजूद आर्मर डैमेज होने पर खुद ही ठीक हो सकता है। वो सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है क्योंकि वो उसके सबसे बेहतरीन हालात में वापस ला देता है। एडियो कहता है ये तो नामुमकिन है, ये कैसे काम करेगा। वो बच्चा कहता है मुझे लगता है ये सच में अच्छा है, जितना ज्यादा आप मार खाएंगे आर्मर उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरी तरफ देखते अली और बैसलो काफी स्पीड से लड़ रहे होते हैं, ठीक है बॉडी पे भी आर्मर दिखने लगता है। तभी वो दोनों एक दूसरे के फेस पे पंच मारते हैं, जिसे दोनों ही दूर की ओर धकेले जाते हैं। बैसलो अपने आप को संभालता और खड़ा होने लगता है और कहता है मैं इस फीलिंग को जानता हूँ, एक आर्मर जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब तक वो टूट नहीं जाता। अली पूरी तरह अपने आर्मर में कवर हो जाता है। बैसलो कहता है ये मुझसे अलग नहीं है। वो दोनों एक दूसरे को ही देखते हैं। बैसलो कहता मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है तुम्हारे साथ मेरा समय, एक फ्रेंड के रूप में मेरा एक दायित्व है, ये बहुत ही एनोइंग है, तुमने मुझे बहुत ही अजीब हालात में डाल दिया है। और बैसलो जबरदस्त चीख मारता है और हम देखते उसकी बॉडी भी पतली हो जाती है और कहता है मैं तुम्हारी हालात को नहीं जानता, लेकिन ये तो बिल्कुल साफ है कि तुम खुद को बेवकूफ बना रहे हो। और दूसरी तरफ टोनी कहता है लेकिन अब इसका कोई भी मतलब नहीं है, मुझे इसकी परवाह नहीं कि वो पावरफुल है या नहीं, सुपर ह्यूमन या नहीं, जरूरी बात यह है कि वो मेरा अच्छा दोस्त है, ये सिर्फ मुझे उम्मीद है कि वो सेफ और स्वस्थ है। दूसरी तरफ बैसलो कहता है मुझे स्पेयर बनने दो और तुम्हारा वो शील्ड ये तय करेगा कि तुम उसे बिना किसी संकोच के कस के पकड़ो, क्योंकि सिर्फ 1 मिनट में मैं ये तय करूंगा तुम्हें नर्क में भेजने के लिए। तभी बैसलो की बॉडी वहाँ से गायब होने लगता है और अली पे अटैक करते हुए आगे बढ़ जाता है और इससे अली का आर्मर भी हीट हो जाता है। बैसलो दोबारा उसके पास पहुंचकर अली को जबरदस्त पंच मारता है, जिससे जमीन के भी टुकड़े होने लगते हैं। इस अटैक से अली कर्रा जाता है, लेकिन बैसलो पंच बनाते हुए दोबारा अटैक कर देता है, जिससे अली का आर्मर तक पिचक जाता है। बैसलो दोबारा अपना पंच उठाता है और अली पे धय मारता है। इस अटैक से जमीन में काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है और अली को टोनी के साथ बिताया हुआ समय याद आने लगता है और कहता कौन, क्या मैं हूँ, मैं कौन हूँ। और हम अली के फेस आर्मर को देखते जो काफी ज्यादा डैमेज होता है और कहता है ये क्या हो रहा है। और बैसलो पूरी जान लगाते हुए अली पे अटैक कर देता है। इस अटैक से वहाँ से जबरदस्त शॉक वेव निकलते हैं, यहाँ तक कि आसपास के कार भी हवा में उड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ नेजी पीछे की ओर होने लगता है और वो टेंटिकल के अटैक से बच रहा होता है और पैरल के सामने से भी एक क्रेचर निकलता है। इससे पैरल हिट होती है और अपने मन में कहती है वो नीचे है। नेजी भी कहता अच्छा ऐसा है। सीट के हाथ और पैर जमीन के नीचे फैले हुए हैं, मुझे नहीं पता कि उसके कितने अंग हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि 1 दर्जन से भी ज्यादा होगी। इसके अलावा उसके हमले इतने फास्ट है कि उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये ऐसा है
जैसे उसके हथेली पे खड़े होकर लड़ना। इसलिए ये समझना कि हमला कहाँ से आ रहा है बेकार है, और जब हमले नीचे से आ रहे हो तो रिएक्ट करना मुश्किल है। हो सकता है कि वो गोल आकार में हमला कर रहे हो, जहाँ से जो टेंटिकल पहले से गुजर चुका है और जमीन के नीचे गए हैं वही दोबारा नहीं निकल रहे हैं जब तक कि वो कोई नया टेंटिकल ना बना रहा हो। ब्लैक मिरर भी हैरान होता और नेजी कहता सामने से, और अटैक से बचते हुए कहता ब्लैक मिरर ट्रैप। इसे ट्रैप बना के वो दोनों उस क्रिएचर को घेरने लगता है। दोनों मिलकर क्रिएचर का मुंह को लिपट लेते हैं और फिर नेजी पूरी जान लगाते हुए अपने तरफ और ब्लैक मिरर भी अपने तरफ खींचने लगता है। नेजी अपने मन में कहता ये देखते हुए कि मैंने कितने धागे यूज किए हैं, ये जाल से उसे रोकने के लिए काफी होना चाहिए जब तक कि मैं अपनी पूरी एनर्जी खत्म नहीं कर लेता। नेजी और भी जान लगाते हुए उसे अपनी ओर खींचता है। डेड वॉर्म की बॉडी को टुकड़े टुकड़े करने लगता है। अभी एक बुलेट अटैक आ रहा होता है जो जाके नेजी को लगता है, इससे नेजी के बॉडी से बुलेट निकलने लगता है और ब्लैक मिरर भी कहता है नेजी आगे की ओर बढ़ने लगता है और ब्लैक मिरर भी गायब होने लगता है। तभी नेजी के सामने दो डेड वॉर्म आ जाता है और कहता है ये। तभी सैंड पेरल वहाँ पे आ जाती है और एक पे अटैक कर देती है और नेजी कहता प्लग झपकाने का भी समय नहीं है, और वो दोनों आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और वो दोनों काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए डेड वॉर्म के अटैक को डॉज कर रहे होते हैं। ये सब ऊपर से मेंटराई देख रहा होता है और कहता है वो आसानी से सीट को निशाना बना रहा है, सीधे हमले कर रहा है। मैं यकीन नहीं कर सकता कि उसने इतनी जबरदस्त पावर से उसे पकड़ लिया और कुचल दिया। इतने सारे हमले के बावजूद वो उन सभी को ऐसे टुकड़े टुकड़े कर रहा है जैसे वो सिर्फ कागज का टुकड़ा हो। वो धीरे धीरे सीट का फायदा खत्म कर रहा है इस डर पर उसके अपने ही दांत सीट के सर को काट सकता है। तभी सीट भी हैरान होता है क्योंकि वो दोनों अचानक ही अपना रास्ता मोड़ लेते हैं। मेंटराई भी काफी हैरान इसके था वो चला गया, लेकिन पेरल मेंटराई की तरफ ही जा रही होती है। मेंटराई कहता क्या ये क्या बकवास है। सीट भी अपने ऊपर की ओर ही देख रहा होता है। तभी पेरल के पास दो टेंटिकल पहुंच जाता है। पेरल उसे देखते हुए कहते क्या उसकी रिएक्शन स्पीड और भी तेज हो गई है, और वो दोनों टेंटिकल पेरल को कुचलने लगते हैं। मेंटराई अपने मन में कहता ये खतरनाक है, उसका अगला टारगेट मैं हूँ। तो एक पोर्टल में जाने लगता है और कहता है मुझे जाने की जरूरत है। तो ब्लैक मिरर मेंटराई के पास पहुंच जाता है और उसके पकड़ के उसे खींचने लगता है। नेजी उसे चारों ओर घुमाते हुए जमीन पे पटक देता है जिससे जमीन से जबरदस्त शॉकवेव निकलता है। इसे मेंटराई करहा जाता है और नेजी कहता है ब्लैक साइड जैक हैमर अपने वेपन से स्लैश लगाता है जिसे सीड भी देख लेता है। मेंटराई भी देखते हुए कहता ओ नहीं, और उस अटैक से वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है। हम देखते हैं नेजी के अटैक से जमीन में भी काफी बड़ा दरार आ जाता है। मेंटराई के बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाता है और अपने आखिरी सांसों में कहता है सीड भी मेंटराई के बॉडी को ही देख रहा होता है। नेजी भी आके जमीन पे लैंड करता है और हंसने लगता है। पेरल भी वहाँ पे आ जाती है और नेजी कहता है वो वही है जिसने भागने का फैसला किया, और जैसा कि मैंने सोचा कि अगर मैंने उसे ऐसा करने दिया तो वो हमारे लिए सिर दर्द बन जाएगा। मैंने उसे थोड़ा हैरान करने की कोशिश की। वेल मुझे लगता है तुम थोड़े गड़बड़ थे, लेकिन अच्छा काम किया, और हंसने लगता है। और हम कुछ समय पहले के देखते हैं जब क्रिएचर उन लोगों पे पहली बार अटैक कर रहा होता है। नेजी कहता वो आ रहा है, मैं मेंटराई को टारगेट बनाऊंगा और तुम सीट के हमलों की दिशा उसी की ओर मोड़ दो। जब वो हमले तुम्हारे पास जाएंगे उसी पर हम जगह बदलेंगे और मैं उसे काट दूंगा। क्या कोई परेशानी है? पेरल कहती है नहीं, और वो दोनों क्रिएचर के अटैक से आगे बढ़ने लगते हैं। तुम्हारा क्यूब मेरे लिए सिर्फ खिलौना था, अब सबकी मैंने तुम्हारे कुछ जाल भेज दिए हैं। मुझे यकीन है कि तुम अकेले हो, तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए हम यहीं अभी तुम्हारी हड्डियां को कुचल देंगे। सीट कहता मैं उलझन में हूँ, ये बहुत साफ है। जिसे वो दोनों सीट को देखने लगते हैं और सीट कहता है कि तुम मेरे शिकार हो, भागने से तुम्हारा क्या मतलब है। उसी तरफ देखते हैं केंटा सिगाहीरा की तरफ ही जा रहा होता है और शायद उसे कुछ कहने की कोशिश करता है। तभी सिगाहीरा अपने शॉट को उठाने लगता है। चिसाकी केंटा को पकड़ते हुए कहता केंटा रुको। हॉर्न चिसाकी के सिर पे हाथ रखता और कहता है तुम परेशान लग रहे हो चिसाकी, और मैं चिंता हूँ इस बारे में तुम सच में कैसा महसूस करते हो। और हॉर्न अपने फाइटिंग मोड में आ जाता और कहता है कि मुझे यहाँ उस बड़े आदमी से बात करनी है, इसे मुझ पर छोड़ दो चिसाकी। और हम फ्लैशबैक देखते हैं चाइना का होंगसेंग माउंटेन का, जहाँ पे एक बंदा का काफी ज्यादा हालत खराब होता है और कहता है तुम लोग, और ये हॉरर होता है जो कहता है कुछ बहुत बड़ी बाल वाले गंदे हो, ये एक मजेदार एक्सपीरियंस रहा है, क्या तुम ही बचे हो। और हॉर्न के सामने एक बंदा शॉट लेके खड़ा होता है और हॉर्न कहता है ठीक है, तो क्या तुम ब्लैक स्नो गैंग के लीडर हो।
वो बंदा भी अपने शॉट से तैयार हो जाता है, कहता मेरे पास मत आओ। हॉरन कहता मैं यकीन नहीं कर सकता कि गैंग का लीडर कटाना पकड़े हुए बेचारे सासमी की तरह खड़ा है। ओ गुडनेस, क्या तुम जानते हो कि वो कहते हैं कि अगर आप सड़े हुए हैं तो आपको फेंक दिया जाएगा। तुम बेवकूफ, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा इसलिए ध्यान से सुनो। पिछले कुछ सालों में इस माउंटेन पर मैंने सिर्फ मार्शल आर्ट का ही प्रैक्टिस किया है। हाल ही में मैंने कोरियाई मार्शल आर्ट पर ध्यान केंद्रित किया है। मैंने लगभग सभी कॉन्सेप्ट पे मास्टरी हासिल कर ली है। चाइनीज मार्शल आर्ट भी ऐसी ही चीज है जिसमें मेरी इंटरेस्ट है। टाइजिशियन स्वॉर्ड, नॉर्थ पेरियंग मेंटल सील, साथी यांग जियाई, मिचुआन ताई ची का यूज करना, मैंने उस सब में महारत हासिल कर ली है। पर आगे बढ़ते हुए कहता तो मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुम कितने पावरफुल हो या तुम्हारी हिम्मत कितनी बड़ी है, क्योंकि मार्शल आर्ट के लिए तुम्हें शांत और प्योरिटी की जरूरत होती है। मन की सारी उलझन और गंदगी हटानी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जो तुम नहीं हो। अभी वो बंदा चिल्लाते हुए अपने कटाना से अटैक कर देता है, लेकिन हॉरन को बॉडी से टकराते ही कटाने के भी टुकड़े हो जाते हैं। वो बंदा इससे काफी घबरा जाता है। हॉरन कहता तुम सच में बेवकूफ हो, है ना? तुम अभी भी हमारे बीच का अंतर नहीं समझ पाए। मैं कोई पागल इंसान नहीं हूँ, मैं तो बस एक नॉर्मल इंसान हूँ। मैं एक सुपर ह्यूमन हूँ। और उसके माथे पे फ्लिप करता है, जिससे वो बंदा काफी सारा टप्पा खाते हुए दूर जाके गिरता है। बंदे का काफी हालत खराब हो जाता है। प्रेजेंट में हॉरन कहता है मार्शल आर्ट के साथ मैंने जो भी हार्ड वर्क किया है वो माइंड ट्रेनिंग पर भी लागू होता है। एक बार जब तुम शॉट पकड़ना शुरू कर देते हो तो तुम्हें उसे तेज करना होगा। तुम किसी इविल स्पिरिट से अलग नहीं हो, ना ही उस आम जानवर से जो सड़क पर दिख जाता है। तुम बहुत बदल गए हो, बिल्कुल। वो तुम्हारी चॉइस नहीं थी, लेकिन लगता है कि ये बदलाव अब लौटाया नहीं जा सकता। और फाइटिंग मोड में आ जाता और कहता है इसलिए मैं तुम्हें रोकने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा सिगाहिरा। सिगाहिरा को कुछ होने लगता है, उसको आवाज सुनाई देता है सिगाहिरा। और कोई बंदा हंसते हुए कहता है देखो बर्फ पड़ रही है। और हम सुपर ह्यूमन सिगाहिरा और इनह्यूमन सिगाहिरा को देखते हैं जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू। और कोई कहता है देखो, तभी ये सीड भी महसूस करता है और वो कुछ करता है। और हम सिगाहिरा के पीछे एक आइस को देखते हैं और शायद इसी आइस के कारण सिगाहिरा को इनह्यूमन बनाया गया है। सिगाहिरा इसे कराने लगता है, जिससे चिसाकी और केंटा भी हैरान होते हैं। सिगाहिरा अपने सिर को पकड़ के चिल्लाने लगता है, तभी हॉरन उस पर अटैक कर देता है। उसके अटैक से सिगाहिरा दर्द से कर्रा उठता है। हॉरन अपना पंच बनाता है, सिगाहिरा पे चलाता है। हम देखते हैं हॉरन सिगाहिरा पे पंच का बरसात कर देता है, जिससे वहाँ से जबरदस्त एनर्जी निकलने लगती है। तभी हॉरन अपने किक से अटैक कर देता है, इससे सिगाहिरा कर्रा जाता है। हॉरन कहता है क्या है ये, दोबारा उस पर पंच मारता है। सिगाहिरा भी अपने किक से हॉरन पे अटैक कर देता है, जिससे हॉरन हैरान होता है। और सिगाहिरा अपने शॉट की तरफ बढ़ता है, अपने शॉट को उठा लेता है, फिर हॉरन की तरफ बढ़ता है। सिगाहिरा अपने शॉट से अटैक कर देता है, लेकिन हॉरन भी अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है मुझे जरूरत है, मैं जितना हो सके उसके करीब आना चाहता हूँ। और सिगाहिरा के पास पहुँचते हुए शॉट के हैंडल से उसके अटैक को रोक लेता है, जिससे सिगाहिरा भी हैरान होता है। और हॉरन अपने कोनी से सिगाहिरा के फेस पे अटैक कर देता है, जिससे सिगाहिरा पीछे को और गिरने लगता है। वो भी अपने किक से हॉरन पे अटैक कर देता है, जिससे हॉरन के मुंह से ब्लड आने लगता है, वो कर्रा जाता है। लेकिन हॉरन भी जबरदस्त पंच मारता है, जिससे सिगाहिरा देख लेता है। उसे अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हॉरन के पंच से उसके पूरे बॉडी तक हिल जाता है और वो पीछे को होने लगता है। अपने हाथों को देख के काफी हैरान होता है, क्योंकि उसके हाथ जले हुए लग रहे होते हैं। तभी सिगाहिरा का हाथ पे ब्लास्ट होता है और हम क्रू आइलैंड के सीन देखते हैं, जहाँ पे हॉरन जमीन में पड़ा होता है और कहता है एक्सप्लोजन हीट ट्रांसफर, ये ऐसा है इसलिए वो मारना नहीं रुकता। जब हीट एनर्जी अपने ओपोनेंट को छूती है तो वो दबाव में बदल जाती है, फिर लगभग 2 सेकंड में विस्फोट होता है। जितना ज्यादा वो मारता है विस्फोट उतना ही ज्यादा पावरफुल होता है, यहाँ तक कि उसकी सांस भी आग बन जाती है, इतनी पावरफुल कि वो फट जाती है। और ये सब नेजी बता रहा होता है, अपने मन में सोचता है। हालांकि हॉरन ने अपने पूरे जिंदगी मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करते हुए बिताया है, फिर भी मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस पर ध्यान दिया है। लेकिन उसकी सारी एक्सप्लोसिव पावर उसके एक्साइटेड से आती है। एक्साइटिंग वो शरीर को जोश देने वाली चीज है, और उसके एक्साइटिंग के लिए लाइफ एंड डेथ फाइट से बड़ा कोई रीजन नहीं है। जब उसका एक्साइटिंग उसके अंदर जल उठता है तो वो अपनी नॉर्मल लिमिट से भी आगे जा सकता है। हॉरन की पावर इतनी बढ़ जाएगी कि वो खुद भी नहीं सोच सकता, इस हद तक कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा या पूरी अलग तरह का शख्स बन जाएगा।
मैं मानता हूँ कि वो बहुत ही पावरफुल है, उसकी पावर मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। प्रॉब्लम ये है, ये सिर्फ थोड़े समय तक ही रहता है, एक ऐसी मोमबत्ती की तरह जो पहली बार जलने पर चमकती है लेकिन जल्द ही गायब हो जाती है। हालांकि वो बहुत ही अच्छी तरह से लड़ता है, वो अपनी एबिलिटी को बहुत ही जल्दी खत्म कर देता है, लेकिन इसके लिए थैंक्स। हिराक्सियम के खिलाफ मेरा ग्रैंड फिनाले फाइनली खत्म हो गया है। इस फाइट के साथ हॉरन ने फाइनली खुद को साबित कर दिया है। उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी, उसने अपना सब कुछ दे दिया, सब कुछ सेक्रीफाइस के लिए तैयार। और नेजी उस पल को याद करता है जब हॉरन पहली बार कहता है, मैंने पहले कभी इनह्यूमन से फाइट नहीं की है, क्या मैं सच में ऐसा कर सकता हूँ? प्लीज मुझे आपके साथ शामिल होने की इजाजत दे। और हम उन सभी पल को देखते हैं जो वो सभी एक साथ बिताए होते हैं। और हॉरन नेजी का चोटी बना रहा होता है। नेजी कहता है, डर गई क्या? इससे हॉरन हैरान होता है और नेजी बताता, जब हम पहले मिले थे वो काफी नासमझ था और हंसने लगता है और कहता है, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि वो उस तरह का शख्स है जो सिर्फ अपना काम करना चाहता है और यही बात मुझे उसमें पसंद है। अगर चांस मिले तो मैं तुम्हें एक चांस दूंगा जहाँ तुम दिखा सकोगे कि तुम असल में किस चीज से बने हो। अब से तुम मेरे राइट हैंड हो, मेरा स्वॉर्ड ऑफ फायर। और हम देखते हॉरन के पूरे बॉडी से ही फायर निकल रहा होता है। सिगाहिरा के हाथ जल जाते हैं जिससे वो खुद ही हैरान होता है। तभी हॉरन अपनी जगह से गायब हो जाता है जिसे सिगाहिरा नोटिस कर लेता है और हॉरन जाके सिगाहिरा को किक मारता है जिससे वो बच जाता है और वो दोनों एक दूसरे पे अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं। तभी सिगाहिरा कुछ देख के काफी हैरान होता है और कहता है, क्या? और वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है। सिगाहिरा उस धमाके से बाहर आता है और खुद को संभालता है, लेकिन हॉरन भी काफी स्पीड से उसी तरफ ही बढ़ रहा होता है जिसे सिगाहिरा देख लेता है और ये दो फायर ब्लास्ट होते हैं जो सिगाहिरा पे बरसने लगता है और वो उससे बचने की कोशिश करता है। तभी एक फायर ब्लास्ट सिगाहिरा काफी पास पहुंच जाता है। सिगाहिरा अपने शॉट को पकड़ लेता है, कहता है टेलीपोर्ट, वाइपर स्ट्राइक, और उस फायर ब्लास्ट को बीच से काट देता है। लेकिन हॉरन उसी के ऊपर होता है और आके सिगाहिरा का फेस पे अपना पंच मारता है और हॉरन कहता है लाइटिंग पंच, और वो दोबारा पंच बनाकर सिगाहिरा को जड़ देता है जिससे सिगाहिरा का फेस तक जलने लगता है और वहाँ पे धमाका होता है। सिगाहिरा को दोबारा पंच पड़ता है। फिर हॉरन सिगाहिरा के चेहरे पे अपने पैरों से अटैक कर देता है और कहता है, मैं फाइनली ये कर सकता हूँ। सिगाहिरा नीचे को गिरने लगता है, वो अनकॉन्शियस सा लग रहा होता है। हॉरन का हाथ आगे बढ़ता है, वहाँ से जबरदस्त शॉक वेव निकलता है, हॉरन की आंखों का पीपल तक गायब हो जाता है। सिगाहिरा अपना शॉट के साथ तैयार रहता है और कहता है, किशाकी। हॉरन भी अपने पीछे को और देखता है, सिगाहिरा अपने शॉट से अटैक कर देता है और हम वहाँ पे ब्लड के छींटों को देखते हैं और शॉट भी पूरे ब्लड से भीग चुका होता है। हॉरन पीछे को और जाने लगता है और हम देखते हैं सिगाहिरा अपने शॉट को हॉरन की बॉडी के आर पार कर चुका होता है। इससे हॉरन कर रहने लगता है और कहता है, बकवास। और हम फिर से एक फ्लैश बैक देखते हैं जहाँ से पानी से हॉरन बाहर आता है और काफी खुश होते हुए कहता है, मैंने 2 घंटे 32 मिनट और 38 सेकंड तक अपनी सांसें रोक रखी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा मुझे वो जेम भी मिल गया जिसकी मुझे इतने लंबे समय से तलाश थी। और हंसने लगता है और कहता है, ये तो सच में अमेजिंग है। और वो अपने आसपास देखते हुए कहता है, जो कोई भी इसे देखेगा वो सच में हैरान हो जाएगा। लेकिन हम देखते हो वहाँ पे उसके अलावा कोई नहीं होता सिवाय चिड़िया के। अगर मेरा मूड खराब हो जाए तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ, फिर भी ये सच में ब्यूटीफुल है। शायद मुझे इसे अपने पास ही रखना चाहिए और किसी को नहीं दिखाना चाहिए। रोमांस सचमुच अकेलेपन में ही पनपता है। मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है। तभी कोई हॉरन को कहने लगता है, वो बहुत ही बदबूदार है, वो ऐसी जगह पे क्यों है? ओ गुडनेस। और हॉरन उन दोनों लेडी को ये सब बात करते हुए नोटिस कर लेता है। फिर उसे घूर के देखता है और अपने आगे बढ़ते हुए मन में कहता है, क्या ये लोग सोचते हैं कि मैं उन पर ध्यान दूंगा? अगर उन्हें मेरे करीब आना है तो उन्हें जागना होगा, ये सब बेकार है। और वो लेडी अपने मन में कहती है, इस शख्स को क्या हुआ? और एक रात हॉरन कह रहा होता, मैं सचमुच अकेला हूँ और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन क्या मुझे अपने आप पर सच में भरोसा है? और फिर वो समुद्र को पार करते हुए कोरिया पहुँचता और बताता है, क्या ये खुद को अकेला करने की एक गलत कोशिश नहीं थी ताकि प्यार मिल सके? मैंने बदलने की कोशिश की, शर्म की बात है बदलने की राय, पर मेरे दिल को सबसे पहले उन्होंने छू लिया। मेरे दोस्त, मेरे ट्राइब, जब मैं उनसे पहली बार मिला था तो बहुत शर्मिला था, कभी कभी उनका नाम भी गलत ले लेता था। मुझे नहीं पता था कि खुद को उनका दोस्त कहना सही होगा या नहीं, पर वो सारी शर्मिंदगी बाद में मेरी प्यारी यादें बन गई। और हॉरन दानियांग को कुछ पहनाते हुए कहता है, मेरे पास इसे रखने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं इसे तुम्हें दूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम इसका ध्यान रख सकते हो। दानियांग दानियांग उस चीज को ही देख रही होती है और हम देखते हैं ये वही डायमंड होता है और दानियांग कहती है, सच में प्रिटी है, लेकिन
लेकिन तुमने मुझे इसे देने का फैसला क्यों किया? ये क्या है? हॉर्न कहता ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्लीज इसे मत खोना। खैर ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही कीमती या कुछ और, लेकिन अगर तुम इसे तोड़ दोगे या निकल लोगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। डानयांग कहते तो फिर तुम चाहते हो कि मैं इसके साथ क्या करूं? और प्रेजेंट में हॉर्न शॉर्ट को पकड़ लेता है और कहता है ये क्लियर लगता है, लेकिन अगर ये तुम हो मैं किसी और से बेहतर दोस्त हो सकता था। और अपने दोनों हाथों को पीछे करते हुए कहता क्रेन ब्लड पंच, और सिगाहीरा पे पंच का बरसात कर देता है और कहता 24 अटैक्स। सिगाहीरा का पूरा बॉडी जलने लगता है और वो दर्द से कर्रा उठता है। तभी सिगाहीरा का बॉडी ग्लो करने लगता है और वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है और वो धमाका सच में काफी बड़ा होता है जिसे हम दूर से भी देख सकते हैं। नेजी और पैरल भी उस धमाके को देख के हैरान होते हैं और नेजी अपने मन में कहता हॉर्न, यहाँ तक कि सीट का भी ध्यान उस धमाके पे जाता है। हम देखते हैं हॉर्न जमीन पे पड़ा होता है, लेकिन सिगाहीरा अपने पैरों पे खड़ा होता है और काफी ज्यादा हाफ रहा होता है और अपने मुंह से ब्लड को थूकता है। फिर अपने शॉर्ट को उठाता है, लेकिन चिसाकी आके सिगाहीरा पे अटैक कर देता है, जिसे सिगाहीरा टप्पा खाते हुए दूर जाता है। और चिसाकी कहता है मैं सच में समझ गया मुझे क्या करना है। और हम फिर से एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें चिसाकी कहता है अंकल मैं स्प्रिंग सीखना चाहता हूँ, लेकिन बहुत देर हो चुकी है और आपने अभी अभी खाना खाया है। इससे सिगाहीरा हंसने लगता है, कहता रुको चिसाकी। और प्रेजेंट में चिसाकी कहता इसलिए, और उसका पूरा बॉडी ग्लो करने लगता है और कहता बिलीवमेंट गॉड। और चिसाकी कहता ये मेरी लास्ट ट्रेनिंग होगी। तभी सिगाहीरा के पीछे से एक स्पिरिट निकलता है